अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो है लास्ट लेक्चर के अंदर आपने जो है डेल्टा टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन और वाई टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपने जो है ये फार्मूलों की डेरिवेशन देखी थी, जिसको फुल डेप्थ में नहीं मैंने किया था। लेकिन ना उसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि ना ये जो पैटर्न आपके पास इमर्ज होता है वो आपको क्लियरली पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर और आपको ये पता हो कि ए कि फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे जो है ए बी और सी अगर आपके पास नोड्स हैं तो उन नोड्स के अंदर से जो है आर वन कहाँ पे लगेगा, आर टू कहाँ पे होगा, आर थ्री कहाँ पे होगा और आर ए बी और सी कहाँ पे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पॉइंट पे अगर आपने ए नोड, बी नोड और सी नोड को डिफ़ाइन कर दिया तो ए नोड और बीच में एक ना फिर न्यूट्रल भी कर दें, तो ए से न्यूट्रल जो जाएगा वो आर वन होगा, बी से न्यूट्रल आर टू होगा, सी से न्यूट्रल आर थ्री होगा। और जब आपने आर ए लगाना है तो ए नोड के ऑपोजिट पे आर ए है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे। और इसी तरीके से आपके पास जो है आर बी के ऑपोजिट आर बी नोड रजिस्टर होगा और आर जो सी नोड है उसके ऑपोजिट आपके पास आर सी रजिस्टर होगा। जब ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं उसके बाद जब आपने लेट से ए बी सी से आर वन के ऊपर आना है तो आपके पास जो है जो ये वाला रजिस्टर जब आर वन आपने निकालना है तो वो आपके पास क्या आएगा, इर्द गिर्द के एडजेसेंट दो रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, आर बी टाइम्स आर सी, और डिवाइड कर दें आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी से, ठीक है, प्लस आर बी प्लस आर सी। मतलब फार्मूला याद रखने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि ग्राफिकली आप ये याद रखें कि जी ऐसे बन के जब भी करना है ये मल्टीप्लाइड बाय ये डिवाइडेड बाय सारा कुछ। और इसी तरीके से अब ये ग्राफिकली याद रखेंगे तो जी आर थ्री के लिए क्या होगा वो आपको वैसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं। आर थ्री के लिए एडजेसेंट आर बी आर ए डिवाइडेड बाय आर ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अब मसला कहाँ पे आता है, जहाँ पे आपने ये आर बी लगाना होगा, निकालना होगा। तो आर बी के केस में आपको नज़र आ रहा है कि जी जैसे ये था आर वन, तो आर वन के केस में एडजेसेंट को लिया था। आर बी के केस में जो है अब एडजेसेंट वगैरह का जो है ना इधर कॉन्सेप्ट देखते ही पता चलता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, एडजेसेंट नहीं होना। तो आर बी के केस में आपने क्या करना है, आपने सिंपली इन सारों का ना प्रोडक्ट लेना है, आर वन आर टू एक दफ़ा निकाल के बस आपने लिख लेना आर वन आर टू प्लस आपके पास जो है हो जाएगा आर टू आर थ्री, आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन, आर थ्री आर वन, ठीक है। तो आर बी हम निकाल रहे थे कौन सा, ये वाला निकाल रहे हैं, तो हमने पहले इन दो को मल्टीप्लाई किया, इन दो को मल्टीप्लाई किया, इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड करना है इधर, ठीक है। डिवाइड किया आर बी के ऑपोजिट जो रजिस्टर था आर टू से, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास रिलेशन आ गया। तो ये तमाम अब जिस भी रजिस्टर के केस में आप कर रहे होंगे आप यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ आपको ये बताया गया था कि बैलेंस वाई और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशंस के केस में आपके पास जो है इस केस में आर वन आर टू आर थ्री तीनों आर वाई के बराबर हैं और यहाँ पे आर ए आर बी आर सी जो है आर डेल्टा के अगर बराबर हैं, ठीक है, दोनों केसेस में, तो वही रिलेशन आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कर देता हूँ अगर ये सारे आर बराबर हैं, ठीक है, और तमाम आर बराबर हैं और ये आर वाई है, आर वाई, ठीक है। तो ये क्या आपके पास हो जाएगा, आर वाई होल स्क्वायर प्लस आर वाई होल स्क्वायर प्लस आर वाई होल स्क्वायर थ्री आर वाई होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर वाई इज इक्वल टू आर ऑफ डेल्टा। तो इधर जो है आपके पास ये चीज़ इससे कट गई, तो थ्री जो है आर वाई के बराबर एक आर डेल्टा आपके पास आ गया। और इसी तरीके से ना आप दूसरे केस में
निकाल सकते हैं। और ये इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जी ये सारे के सारे एक ही वैल्यू के अगर रजिस्टर आपने लगाएं और ये वाले सारे एक ही वैल्यू के हों डेल्टा, ठीक है, तो आप दूसरे अल्फाज में इसको कह सकते हैं, ठीक है जी, कि अगर मैं लेट से ये रिमूव ही कर देता हूँ, ठीक है, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, अज्यूमिंग, तो आपके पास जो ये होगा ना, ये बराबर होगा 3R के, ये भी 3R के बराबर होगा। मतलब कि एक जैसे नेटवर्क में ए से सी तक अगर आप देखेंगे तो एन जो है वाई कॉन्फ़िगरेशन में हर रजिस्टर्स की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के रजिस्टर्स के मुकाबले में 3 गुना कम होगी, ठीक है। तो ये सिंपल एक जो है यहाँ से हम चीज़ निकाल लेते हैं। और बाकी यहाँ पे है कि एक्चुअली इसका ये मतलब नहीं है कि रजिस्टर्स हम जो है यहाँ से उठा के कुछ इस तरीके से और नए लगा रहे हैं, आप वही रजिस्टर्स रहेंगे, लेकिन जब इन नोड्स में देखेंगे तो वो आपको जो है डिफरेंट मतलब के वैल्यू उनकी आ रही होगी, डेल्टा टू वाई और वाई टू डेल्टा। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं इसके ऊपर क्विकली जो है प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास अब लेट्स से यही एक केस देख लेते हैं। रजिस्टर्स हमें पता है जी क्या है, हमारे पास आर सी आर बी आर ए कुछ लगे हुए हैं और हमें पूछा गया है कि जी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन हम निकालें, ठीक है। तो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो है इधर डब्बे को बना दे, नहीं डब्बे नहीं से बनने, अब मैं क्योंकि वो रजिस्टर्स का ना सिंबल बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मैं इसलिए ये डब्बे यूज़ कर रहा हूँ, आपने जो है इस तरीके से नहीं करना। और ये न्यूट्रल हो गया। तो अब जनाब R1 इधर कहाँ पे होगा, तो मुझे पता है RC के ऑपोजिट ये R1 है, सॉरी R3 है, RA के ऑपोजिट जो है ये R1 है और RB के ऑपोजिट जो है ये R2 है। तो अब जब R1 निकालना है तो उसका क्या रिलेशनशिप था, R1 का रिलेशनशिप था कि ये अगर है ना R1 तो RB और RC को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा जी 10 टाइम्स 25, ठीक है। यहाँ दूसरे अल्फाज में R1 भी लिखने की नहीं, मैं डायरेक्ट इधर लिख सकता हूँ जी इतना, कोई नहीं, ये डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट था डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम, तो वो बन जाता है 10 प्लस 25 प्लस 15, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये बनेगा जी 250 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 और ये हो गया 50 इज इक्वल टू 50 ओम, ठीक है, सॉरी 5 ओम, उससे डिवाइड करके ना ये रिज़ल्ट आ जाता है 5 ओम्स। तो ये हमारे पास इस तरह 5 ओम आ गया, और क्योंकि डिनोमिनेटर सारों में कॉमन है जो कि 50 है, तो अब R1 इस तरह से आ गया। R2 निकालना है तो वो होगा 25 टाइम्स 15 बाई 50, ठीक है, 25 टाइम्स 15 बाई 50 किया 7.5 ओम आ गया। और R3 निकालना है तो वो होगा 10 टाइम्स 15 150 डिवाइडेड बाय 50, 150 बाई 50 हमारे पास 3 ओम आ गया। तो वहीं पे सीधा जो है इनकी वैल्यूज़ लिख दी और हमें इक्विवेलेंट पता चल गया कि किस तरीके से रजिस्टर्स की वैल्यू आएगी। तो ये तो इजीली हमने जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक और आया केस, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जनाब एक कोई इधर होगा, बल्कि ऐसे करते हैं इसको ना, ऐसे डॉटेड लाइंस के साथ ही करके देखते हैं कि जी ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक इधर रजिस्टर है, एक इधर रजिस्टर है, और एक हमारे पास इधर रजिस्टर होगा। ये ना तेज़ी के अंदर ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, और ये वाला हमारे पास है बी नोड है। तो बी नोड इधर है तो ये वाला आर बी है,
ये वाला इसके ऑपोजिट आर ए है और ये वाला इसके ऑपोजिट आर सी है। तो अब हमें जो आगे फिर इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी हैं, तो किसी एक की निकालते हैं, पहले आर ए की निकालते हैं जनाब, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। ठीक है जी, आर ए जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले तो इनके ना प्रोडक्ट्स को करना है हमने। तो आर वन आर टू हमारे पास आएगा 10 टाइम्स, बल्कि ना ये जितनी वैल्यूज़ हैं इससे बेहतर है कि मैं टेक्स्ट ही यूज़ कर लूँ। 10 टाइम्स 20 प्लस 20 टाइम्स 40, 20 टाइम्स 40 प्लस जो थर्ड हमारे पास टर्म आएगी, एक सेकेंड इसको भी करेक्ट कर लें थोड़ा सा स्पेस का। और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास आएगी, लास्ट टर्म क्या है? 40 टाइम्स 10, 40 टाइम्स 10। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर रहनी है, और उसके बाद जो है डिनोमिनेटर के अंदर जो है, डिनोमिनेटर के अंदर क्योंकि हम आर ए निकाल रहे हैं तो इस पूरे के पूरे चीज़ को हमने जो है आर वन से डिवाइड कर देना। अब आर वन कितना था हमारे पास? इधर है 10 ओम। ठीक है, तो ये ज़रा पहले अब मल्टीप्लाई करके ये सारी टर्म्स निकालनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 200 प्लस 800 प्लस 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या आता है जनाब? ये 1400, 1400 बाय 10 इज़ इक्वल टू 140 ओहम। तो ये वाला जो रजिस्टर है ये हो जाएगा 140 ओहम का। आर बी निकालना है तो ये ऊपर 1400 ही रहेगा क्योंकि ये टर्म्स इसी तरह से मल्टीप्लाई होनी है। और आर बी के केस में हमने जो है आर टू से डिवाइड करना था 20 से। 1400 को हम अगर 20 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, क्या रिज़ल्ट आएगा हमारे पास? हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 70। उसके बाद जब आर सी हमने निकालना है ये वाला, तो इसी 1400 को डिवाइड करना है हमने 40 से। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी? 1400 डिवाइडेड बाय 40, 140 बाय 4, 70 बाय 2 इज़ इक्वल टू 35 ओहम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, ये तो इतनी बड़ी कैलकुलेशंस, आप खाली कैलकुलेटर ही पकड़ें, ये एक दफ़ा प्रोडक्ट निकाल लें फिर डिवाइड कर करके सीधे ही वैल्यूज़, मतलब कि बहुत ही कम टाइम में बग़ैर किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। वरना आपको नोडल और यहाँ पे जो है KCL लगाना, बाकी चीज़ों पे करना, पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करने की ज़रूरत थी। तो ये जो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशंस वाई टू डेल्टा जो हैं वो इस लिहाज से जो है हमारे पास यूज़फुल हैं। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हम किसी काम की जगह के ऊपर जो है ना अब इसको यूज़ करेंगे इन प्रिंसिपल्स को। तो अब यहाँ पे ना बुक के अंदर जो है वो काफ़ी डेप्थ में एक्सप्लेन करके मुख्तलिफ जगहों पे किया गया। तो मैं लेकिन अब ना अपने हिसाब से कोई एक ले ले, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि जी हमें क्या पता BCA, इन्होंने तो ये लेबल कर दिया ना, तो लेबल करने की बजाय, ठीक है जी, कि ये अगर देखें ना तो ये हमारे पास इस पॉइंट से एक डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन भी बन रही है। अगर हम और तरीके से चाहें ना तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास उसी तरीके से प्लस माइनस 120 जा रहा है वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास उसी तरीके से रजिस्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से एक और रजिस्टर इस तरीके से आ रहा है। तो इस पॉइंट से आगे मैं चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से
लिख सकता हूँ। ठीक है। अब आप चाहें तो इसको जो है ए बी सी के दरमियान में जो है आप कंसिडर कर लें कि जी ये आपके पास जो है बना हुआ है कोई नोड इधर, और अगर चाहें तो इस तरीके से आप कंसिडर करते हुए इसको कहें कि जी यहाँ पे डेल्टा है, और उस डेल्टा को आप अगर जो है स्टार में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास जो है एक रजिस्टर इधर लग जाएगा और बाकी दो आगे जाके। लेकिन चलें बुक वाले ही हम स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर ज़्यादा हमें ना फ़ायदा हो जाएगा। तो उस केस में क्या इन्होंने कहा हुआ है, उस केस में इन्होंने कहा है कि जी इसको इसी तरह से रखें, लेकिन यहाँ पे जी सी है, यहाँ पे एन है, ये ए है, और ये हमारे पास बी है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जी ये है R3, ये है R1, और ये हमारे पास है R2। यहाँ पे 30 ओम और बाकी सारे इस तरह से लगे हैं। तो इसी को जब रीड्रॉ हमने अगर करना है, तो अब मैं रीड्रॉन फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पे लिखता हूँ, इसको कलर कर लेते हैं ग्रीन, ग्रीन कलर कर लेते हैं। तो जब इसको हम डेल्टा के अंदर करेंगे तो वो हमारे पास आएगा ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है ना, कि जो बीच में ये वाला जो नोड था ये आपके पास ख़त्म होके डेल्टा बन जाएगा। तो अब इस डेल्टा के अंदर अगर ये नोड ए है तो ये वाला होगा आपके पास आर ए, ये सी है तो ये वाला हो जाएगा आपके पास आर सी, और ये बी है तो ये वाला आपके पास हो जाएगा आर बी। ठीक है। तो अब और यहाँ पे जी ये वही 30 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे वही जो है 12.5 है, और यहाँ पे जो है 15 है। तो हमें पता चला कि जी वाकई फिर जब हम इस तरह से करेंगे ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, और पैरेलल के बाद उनको सीरीज़ में सॉल्व करके हम रिलेटिवली इजीली कर सकते हैं। पर अब चीज़ ये है कि जी इनकी वैल्यूज़ क्या है। तो अब जो आर ए है, मैं डायरेक्ट इधर जो है आर ए की जगह वैल्यू ही लिखना प्रेफर करूँगा। आर ए हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो उस केस में हमें क्या करना था, आर ए के केस में हमारे पास इन सारों के प्रोडक्ट्स आने थे और डिवाइड हमने करना था 10 ओम से। तो प्रोडक्ट्स के केस में हमारे पास होगा जी 5 टाइम्स 20, बल्कि एक बेहतर तरीका है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर ही ये कर देते हैं। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर हमारे पास है, थोड़ा सा साइड पे इसको करके, हाँ जी। तो कैलकुलेटर के हिसाब से हमने जब ये आर ए निकालना है तो ये हमारे पास होगा 5 टाइम्स 20 प्लस 20 टाइम्स 10 प्लस 10 टाइम्स 5 इज़ इक्वल टू 350। ये टर्म हम लिख लेते हैं क्योंकि तमाम ने इसी से डिवाइड होना है। 350 डिवाइडेड बाय आर ए के लिए 10 से डिवाइड किया तो ये 35 ओम आ जाएगा। ठीक है। आर बी के लिए आपने करना है तो 350 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा 35/2 विच इज़ इक्वल टू 17.5। 17.5। उसके बाद जो आर सी है, आर सी के केस में हमने डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से डिवाइड करने के केस में ये हमारे पास आ जाएगा 70, इफ़ आई एम करेक्ट, नहीं वो इनकरेक्ट भी हो सकता हूँ। लेट्स सी, डिवाइडेड बाय 5, 70, ठीक है जी, 70 हमारे पास आ गया। तो ये वाला सारा जो है ना कॉम्बिनेशन इस तरह से बन गया। उसके बाद हम कोई ब्लू कलर ले लेते हैं। तो अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये 12.5 है, ये 30 है, ये बाकी सारे इस तरह से चल रहे हैं। तो इस सर्किट को हम अगर रीड्रॉ करना चाहें, ठीक है, और रीड्रॉ इस तरह से करना चाहें कि जी यहाँ पे जो रजिस्टर हैं जितने भी पैरेलल में आ रहे हैं उन सारों को
पैरेलल में लिख के बना दिया जाए। ये जनाब प्लस माइनस है, यहाँ पे हमारे पास है 120 वोल्ट्स हैं। अच्छा, अब इधर किया क्या है कि जी इन दो को पैरेलल में करना है, इन दो को पैरेलल में करना है और इन दो को पैरेलल में करना है। अच्छा जी, 12.5 और 17.5 ये क्या बनता है, लेट्स सी। यहाँ पे हम आते हैं, हम लिखते हैं जी 12.5 का इन्वर्स प्लस 17.5 का इन्वर्स इज़ इक्वल टू 7.292। तो इसको हम लिख देंगे जी 7.29। उसके बाद क्या आता है हमारे पास जी, ये है 15 इन पैरेलल विद 35। तो उसमें क्या होगा जी कि 15 इनवर्स प्लस 35 इनवर्स का इनवर्स, एक मिनट ना, इनवर्स ने लिया था तो वो हमारे पास आ जाएगा 10.5 और हमारे पास इधर था 70 और 30। तो 70 का इन्वर्स प्लस 30 का इन्वर्स ये आ गया, इसका इन्वर्स लिया तो वो आ गया जी 21। अब यहाँ पे 10.5 और 7.29 सीरीज़ में आ रहे हैं, तो जी इसको हम कर सकते हैं 7.29 प्लस 10.5 इज़ इक्वल टू 17.79। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूँगा, जो ये वाला टोटल आया ना ये हमारे पास आया है 17.79। ठीक है, और फिर आगे क्या करना है कि ये दो जी अब पैरेलल में आ रहे हैं, तो इसका इन्वर्स लिया प्लस 21 का इन्वर्स लिया, आंसर आया, और उस आंसर का इन्वर्स लिया तो जी 9.631 ओहम जो है, जो कि यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास टोटल इस डायरेक्शन से देखने के अंदर आ रहा है। और जब करंट निकालना है तो 120 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, इसका दोबारा इन्वर्स ले लेते हैं, टाइम्स 120 इज़ इक्वल टू 12.46। तो 12.46 जो है वो आपके पास करंट आ गया। तो ये अभी ना, क्योंकि मैं स्टेप वाइज इस तरीके से कर रहा हूँ तो टाइम लगा है, लेकिन आप फिर भी अगर देख लेना तो ये वाला सर्किट वैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये बहुत क्विकली आपने जो है इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये बड़े ना मतलब कि, तो यहाँ पर से अब फिर हम ना आगे मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम पे, जो कि इसी तरह की तकरीबन एक आध है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास ना इस तरह का एक नेटवर्क है, कोई इन्होंने हिंट नहीं दिया कि कहाँ पे जो है किस तरह की जो है कन्वर्जन हमारे पास लग सकती है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि अगर इसी सेंट्रल नोड को किया जाए और यहाँ पे एक डेल्टा के हिसाब से ये चीज़ आ जाए और एक इस तरीके से आ जाए, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, और जो ये दोनों को फिर पैरेलल के अंदर सीरीज़ में करके, तो हमारे पास फ़ायदा हो जाएगा एक, मेरे हिसाब से जो है ना इसी तरह से आएगा। तो हम ऐसे कहते हैं कि जी हम इसको कहते हैं कि जी ये n है, और इसको लेट से मैं लेबल कर देता हूँ a है, नहीं a तो पहले ही लेबल्ड है कहीं। अच्छा, ये इन्होंने जानबूझ के ना कंफ्यूज करने के लिए एक डाला है, और ये अच्छी चीज़ है कि ये इस तरीके से इन्होंने डाला हुआ है। अब यहाँ पे ना कहीं पे भी 3 पॉइंट्स पे आप कह सकते हैं कि जी ऐसे लग रहा है, वो लग रही चीज़ें, तो इसको मैं कह देता हूँ ई, ये तो पहले बी है, नहीं बल्कि इसको सी कह देते हैं, ये न्यूट्रल है, और इस नोड का नाम इसको मैं ए डैश कह देता हूँ। ठीक है, ताकि ना कन्फ्यूजन उस हिसाब से ना आए। तो ये ए डैश है, न्यूट्रल है, बी है, सी है, तो इसका मतलब है कि जी ये जो रजिस्टर
हमारे पास इधर लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका नाम होगा आर बी। जो ये वाला रजिस्टर इधर लगेगा ये हमारे पास होगा आर। ये किस किन दो टर्मिनल्स के बीच में है, यहाँ पे मैंने कहा मार्क कर दूं मैं इसको कि जो न्यूट्रल है वो ये वाला पॉइंट है और तीसरा रजिस्टर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा R1, क्योंकि इन दो के हिसाब से अगली साइड पे ये है, और जो ये वाला है ये इन दो के साथ कनेक्टेड है, इधर नहीं है, तो ये हो जाएगा RC। तो ये अब मैं ज़रा साइड के ऊपर क्लियरली एक दफ़ा से ये बना लेता हूँ। तो वो हमारे पास क्या आएगा जी, इधर एक 13 ओहम का लगा है, इधर एक जो है हमारे पास ऐसे रजिस्टर आ जाएगा, और उसके बाद एक रजिस्टर ये हो जाएगा जिसके पैरेलल में एक ये वाला रजिस्टर है, और यहाँ पे हो गया रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 13 ओहम का है, ये 10 ओहम का पहले ही अवेलेबल है, ये 50 ओहम का पहले ही अवेलेबल है, जबकि जो ये वाला है ये RC होगा, ये हमारे पास RB होगा, और ये हमारे पास जो है RA होगा। ठीक है, और ये इसको ऊपर वाले को A डैश कह लें, इधर वाला जो B हमारे पास है, और ये वाला नोड C है। तो ये दोनों जो है ना इस तरह के सर्किट्स इक्विवेलेंट होंगे। अब हम इनकी वैल्यूज़ जो है ना हमें वो निकालनी होगी। अच्छा जी, तो इसमें जब हमने इसको सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से जो है ना इसके ऊपर करेंगे, तो वही वाला हम रिलेशन पहले निकालते हैं, उसमें बाकी सारों के प्रोडक्ट्स आएंगे, और उसके बाद हमने नीचे जो है ना उसको डिवाइड करना होगा। तो प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो जो ये हमारे पास RC आ रहा है, RC हमारे पास होगा 24, एक सेकेंड इसको हम लिखते हैं, ये जी 24 टाइम्स, ठीक है जी, 24 टाइम्स 20 प्लस 20 टाइम्स 30 प्लस 30 टाइम्स 24, 30 टाइम्स 24, ये वाली चीज़ हमारे पास जो है न्यूमरेटर में आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा जो भी टर्म आप निकालना चाह रहे हैं। मसलन RC है तो ये सारा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। तो चलें RC के केस में ही हम निकाल लेते हैं, और ये डिवाइडेड बाय 20 है। अच्छा, अब इन चीज़ों को फिर से हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। इस बार थोड़ा सा इधर रख लेते हैं कैलकुलेटर, तो उसमें आप देखते हैं कि जी क्या अब ये काम है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी बार हमें जो है कैलकुलेटर और उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब कैलकुलेटर के बगैर आपके जो है इंजीनियरिंग जो है ये करना, ये काफ़ी ना प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ होगी। कैलकुलेटर पेपरों में बाकी जगहों पे आपके पास होना चाहिए। ठीक है, प्लस ये 30 टाइम्स 24, आई होप कहीं पे मिस्टेक नहीं होगी। ये किया तो जी 1800 आ गया, गुड। अब यहाँ पे हम फिर लिख लेंगे जी ऊपर वाला जो प्रोडक्ट्स करके सारा कुछ है वो है 1800 डिवाइडेड बाय 20 इज़ इक्वल टू 90। तो ये वाला जो रजिस्टर है ये हमारे पास हो जाएगा 90 ओहम। इसके बाद जो ये वाला है RA है, इसके अंदर इसको 24 से डिवाइड कर देना है, 1800 को, 1800 डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइडेड बाय 24, 75 हो गया। कौन सा वाला था RA, ये 75 हो गया हमारे पास। और जो हमारे पास ये ऊपर वाला सिनेरियो है RB के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 30 से,
तो इसके अंदर हम 30 से 1800 को डिवाइड करते हैं, 60 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 60। ठीक है। अच्छा जी, अब जब ये वाली चीज़ होगी, हमसे पूछा गया था आर ए बी और आई, ये इधर से ना इसको तो अब ख़त्म करते हैं, यहाँ पर से भी जो है ये वाला ख़त्म करते हैं। तो अब हमारे पास जो है ना ये दूसरे पैरेलल कॉम्बिनेशंस को हमने सॉल्व करना है। और सॉल्व करके क्या हमारे पास आएगा, एक इधर से रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, और दो ये रजिस्टर्स आ जाएंगे। ठीक है। 10 को 60 के साथ किया, कलर मैं यहाँ पर से इसको ब्लू कर देता हूँ। एक ये पैरेलल के अंदर हैं और एक ये पैरेलल के अंदर है। 10 को 60 से किया, तो यहाँ पर से क्लियर इसको करने के बाद 60 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स, और इसका आंसर का इन्वर्स किया 60/7। ओहो, वैल्यू लिख देते हैं, 60/7 भी ठीक है, चलें 60/7 लिख देते हैं इसको। 60/7 ये आ गया। सेकंड जो है वो हमारे पास 75 इन पैरेलल विद 50 है, तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा जी 75 इनवर्स प्लस 50 इनवर्स 30 आ गया। और जो ये वाली हमारे पास टर्म है, यहाँ पे हमारे पास 90 आ गया। तो ये हमारे पास वैसे 90 है, और ऊपर वाला ये 13 इसी तरह से रहेगा। तो अब इन दोनों को जब एक दफ़ा हम करते हैं, अब ये हमारे पास क्या था, 30 प्लस ब्रैकेट डाल लेते हैं, रिस्क नहीं लेते, प्लस 60/7 इज इक्वल टू 38.57। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 38.57। 38.57 इसका लेते हैं हम इन्वर्स, प्लस 90 का हम लेते हैं इन्वर्स, और ओवरऑल इन्वर्स तो 27। ये देखें ना, अब वो फ्रैक्शंस में लिखने का ये फ़ायदा हो गया कि इन्होंने ये प्रॉब्लम ऐसे बनाई थी कि देखने में बड़े कॉम्प्लेक्स से नंबर लग रहे थे, और लग रहा था पता नहीं पॉइंट्स में कोई आंसर आएगा, लेकिन वो एंड पे क्या हुआ कि जब आपने सारा वो सॉल्व किया तो जी ये सीधा 27 ओहम आ गया। अब 27 ओहम है और 13 ओहम है, तो ये मिलकर कितना हो गया टोटल ए से बी तक देखने के ऊपर आपके पास ये 27 प्लस 13 40 ओहम हो गया। ठीक है, ये 40 ओहम हो गया। और जब उसने हमसे पूछा है करंट का, तो करंट हमारे पास हो जाएगा जी V ओवर R। ठीक है, और ये V ओवर R हमारे पास जो करंट है इसके किसके बराबर आएगा, V है हमारे पास 240 डिवाइडेड बाय 40 इज़ इक्वल टू 6 एम्पेयर। तो हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट वही आ गया जो कि यहाँ पे है। तो अगर यही चीज़ आपने वैसे सॉल्व करनी हो ना, तो अब आप देखें आपके पास ना क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ये आपको मैं चाहता हूँ कि आइडिया हो कि यूटिलिटी क्या है। यहाँ पे आपको जो है KCL लगाना पड़ना है, इधर आपको KCL लगाना पड़ना है, इधर भी KCL चाहें तो लगा दें, यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ और मुख्तलिफ जो है 3 लूप्स बन रही होंगी, उनको सॉल्व किया, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, ये वो सारा कुछ। लेकिन आपने रेजिस्टिव जो पोर्शन था उसी को जो है सिंप्लीफाई करके ये पूरी प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व कर दी। दूसरे तरीके से करके देखें, इतनी देर में नहीं आप कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त आपके पास यहाँ पे ना काम हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 3 लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड। ये अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना थोड़ी सी ज़रा प्रैक्टिकल किस्म के सिनेरियो की आ गई है।
ठीक है, ज़रा आपको आइडिया हो कि प्रैक्टिकल किस तरह के किसी आपने कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे किसी और चीज़ में, तो कैसी किस किस्म की कैलकुलेशंस आ सकती हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ जी, अब ये भूल जाएं सर्किट वगैरह, हमें ना बस ये वाली चीज़ उसने फिगर दी हुई है, अगली कोई नहीं दी। उसने कहा कि 3 लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ 9 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर 2.56 ए। कैलकुलेट द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, द करंट थ्रू ईच बल्ब। टोटल कितना जो है जनाब के करंट सप्लाई किया गया, हर बल्ब में से कितना करंट है, और रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, और हर बल्ब के अंदर से कितनी रेजिस्टेंस है। ठीक है, गुड। तो अब आपने इसको जब सॉल्व करना है तो इसको मॉडल आपने करना है। ठीक है, कि बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, उसने इस तरीके से सिंबल बना दिया कि जी ये बल्ब है, या आमतौर पे एक ये भी बना देते होते हैं सिंबल इस तरह से करके, और कि जनाब लाइट जा रही है इधर से, लाइंस आप इस तरह से कर दें जी बल्ब ऑन है, या एक इस तरह से भी होता है, ऐसे करके बना दिया, और यूँ इस तरह से करके, खैर जो भी है सिंबल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जो है सॉल्व इसको करना है। अब 15 वाट, 10 वाट और 20 वाट का बल्ब है। अब बल्ब को हम कैसे मॉडल कर सकते हैं। हमें पता है बल्ब के अंदर से जनाब के करंट ने गुजरना होता है, वोल्टेज उसके क्रॉस आती है और पावर इसी तरह डिसिपेट होती है। तो फिलामेंट्स क्योंकि इसमें लगे होते हैं, हम उसको जो है लीनियर रजिस्टर से मॉडल करके ये वाला इस तरह के बना सकते हैं। ठीक है, कि जी तीनों जो बल्ब हैं वो ऐसे हैं जैसे हमारे पास 3 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो है ना पावर उन्होंने जो लेनी है वो 15 वाट, 10 वाट और 20 वाट लेनी है। ठीक है जी, आगे हम जब इसको देखते हैं तो हमारे पास ये इस तरह का एक नेटवर्क बन गया जिसको हमने सॉल्व करना है। तो ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं है कि आपको वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े। तो हम क्या करते हैं कि जी इसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, हम पहले क्या करते हैं कि जी ये दो हमारे पास एलिमेंट्स इधर लगे हुए हैं और बाकी जगह जो है ना वहाँ पे है। तो इसमें हम पहले तो वैल्यूएट करेंगे कि जी टोटल पावर हमारे पास जो है वो कितनी है इस सर्किट के अंदर। तो हमारे पास जो सप्लाई से जो पावर आ रही है वो हमारे पास है 10 + 15 + 20 30 45 वाट। ठीक है, 45 वाट जो है ना ये बैटरी सप्लाई कर रही है, डीसी बल्ब लगे हुए हैं। अब जो ये 45 वाट सप्लाई कर रही है और 9 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें से करंट कितना होगा। करंट जो इसमें से निकलना है, डीसी है, इन्होंने कैपिटल आई यूज़ कर लिया, तो वो हमारे पास होगा पावर 45 वाट डिवाइडेड बाय 9 वोल्ट जो हमारे पास उसकी बैटरी का है। तो ये हमें पता चलता है कि तकरीबन हमारे पास 5 एम्पेयर। ठीक है, अच्छा खासा करंट है। ये कोई बैटरी, अगर ये गाड़ी की कोई बैटरी, खैर वो 12 वोल्ट्स की होती है, पर अगर कोई उसकी तरह की इक्विवेलेंट बैटरी हो तो 5 एम्पेयर का मतलब है काफ़ी सिग्निफिकेंट ये करंट आप ले रहे हैं जो बल्ब्स के लिए। अच्छा जी, 5 एम्पेयर आ गया हमारे पास करंट यहाँ से। अब आगे हमने क्या करना है कि जी हमने देखना है हमारे पास कि कितना करंट डिफरेंट जगहों से आएगा। अब क्योंकि इधर से 9 वोल्ट है तो हमें पता है कि जी इसके क्रॉस जो V1 है वो भी 9 वोल्ट है। ठीक है, 9 वोल्ट्स हमारे पास जो है वहाँ से आ रहे हैं, और ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है इसके क्रॉस भी हमारे पास 9 वोल्ट्स ही हैं। अच्छा जी तो अब क्योंकि हमें रजिस्टर्स या उस तरह के जो है एलिमेंट्स का टोटल नहीं पता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे कि जी हमारे पास टोटल जो वोल्टेज है V2 + V3 इन दो एलिमेंट्स की वो V1 के बराबर है जो कि 3 वोल्ट है। ठीक है जी, तो V2 + V3 इज़ इक्वल टू 9 वोल्ट्स। अब 9 वोल्ट्स है तो हम इधर जो है
थोड़ा बहुत जो है ना करंट डिवाइडर या उस तरह की चीज़ों को भी हम लगा सकते हैं। द बल्ब कैन बी मॉडल्ड एज रजिस्टर्स, ठीक है जी। सिंस R1 इज़ 20 वॉट बल्ब इज़ इन पैरेलल। हाँ जी, तो पहले हम ना R1 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमें पावर पता है और इधर हमें वोल्टेज पता है। तो पावर कैसे पता है यहाँ से, और वोल्टेज कैसे पता है कि यहाँ पे 9 वोल्ट आ रहा है। तो जब इसके क्रॉस हमने जो है करंट निकालना है तो वो हमें पहले ही पता होगा। वो कैसे पता होगा कि जी जैसे इधर हमने टोटल पावर के हिसाब से रिलेशन से करंट निकाल लिया था, तो इधर हमारे पास इसी तरीके से जनाब 20 वाट डिवाइडेड बाय 9 वोल्ट्स। तो ये हमारे पास 20/9 इधर कहीं लिखा होगा, अप्रोक्सीमेटली 2.22 एम्पेयर यहाँ पर से आ रहा है, 2.22 एम्पेयर। तो जब ये करंट हमें पता चल गया है और हमारे पास जो है ये वाला करंट हमें पता है, तो रिमेनिंग करंट इधर से फ़्लो होगा यूजिंग KCL, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जी I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इसका मतलब है कि जी जो I2 है वो बराबर है I मतलब 5 माइनस 2.22, यहाँ पे लिखे हुए हैं वैसे ये इस तरह 2.778 एम्पेयर के बराबर आपके पास ये वाला करंट आ गया जो यहाँ से फ़्लो कर रहा है। अच्छा, अब जब इसकी वैल्यू पता चल गई, टोटल वोल्टेज आपको यहाँ पर से पता है कि कितनी आ रही है, 9 वोल्ट्स है। तो टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, द करंट थ्रू ईच बल्ब, वो भी हमें पता चल गया। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। अच्छा जी, अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर से जनाब करंट का पता है और टोटल वोल्टेज का हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जी पावर के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं करंट कितना था हमारे पास। I2 इधर से फ़्लो कर रहा है और टोटल जो हमारे पास यहाँ पर से वोल्टेज है 9 वोल्ट, हमें वो पता है। तो अब जो इंडिविजुअल हमारे पास है V2 और यहाँ से V3 वो किसके बराबर है। तो हम एक तो चीज़ यहाँ पर से कर सकते हैं कि जी इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास टोटल 9 वोल्ट्स के बराबर है। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी V1 प्लस V2 नहीं सॉरी V2 प्लस V3 इज़ इक्वल टू 9 वोल्ट। V2 प्लस V3 हमारे पास जो है 9 वोल्ट के बराबर है। दूसरा हमारे पास जो एक रिलेशन आ जाता है वो आ जाता है V2 I इज़ इक्वल टू V2 जो हमारे पास है टाइम्स I2 जो करंट इधर से गुज़र रहा है वो हमारे पास है 15 वाट के बराबर, ठीक है। तो I2 की वैल्यू हमें पता है वो है ये 2.778। तो V2 की वैल्यू हमारे पास इधर से आ जाएगी। V2 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 15 डिवाइडेड बाय ये 2.778। अच्छा, ये ना इससे बेहतर तरीके से आगे यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये आ गया, ठीक है जी। तो इधर इन्होंने क्या किया कि वो एक उस तरीके से निकाल सकते थे कि आप वोल्टेजेस निकाल लें और फिर वहाँ से कर लें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जी हमें करंट पता है, हमें पावर पता है, हम सीधे ही वो रिलेशन लगा देते हैं, वो भी ठीक है। तो इसमें क्या किया कि जी P इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर आर। तो जब R1 आपने निकालना है तो जी पावर 20 वाट में से 2.22 का स्क्वायर आपने किया 4.05 आपके पास जो है ओम रेजिस्टेंस आ गई R1, मतलब ये वाला जो है इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, लेकिन है कि ये वोल्टेज भी इसके क्रॉस ज़्यादा, तो डिटरमिन करना मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 4.05 ओहम का ये आ गया। R2 को हम देखते हैं तो जी ये जो 15 वाट का बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस है 1.95 ओहम, और जो हमारे पास 10 वाट का बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस है 1.297 ओहम, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास इस तरह के एक तरह की ना रेजिस्टिव एलिमेंट्स जैसे लगे हुए हैं और उनकी वजह से लाइट प्रोड्यूस हो रही है।
अच्छा जी, तो ये मतलब कि एक आपने देखा कि प्रैक्टिकल केस के अंदर, और ये थोड़ा ना अनऑर्थोडॉक्स किस्म की प्रॉब्लम है। जो पहले जितनी कर रहे थे ना उसमें तो करंट वोल्टेज ये वो चीज़ें निकालनी थी। तो ये पहला केस आया आपके पास जहाँ पे पावर गिवन थी, और इधर आप देखते हैं कि जी एनालिसिस के अंदर ना जो नॉर्मल आपके तरीक़ेकार हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्यों आ जाती है कि जी आप तो आमतौर पे करंट वोल्टेज की फॉर्म में सारा सॉल्व कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे आपको पता चला कि जी हम तीसरा जो पैरामीटर है ये पावर वाला, इसको भी बीच में यूटिलाइज आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एडिशनल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आते हैं एक और जो प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.16, ठीक है, जो कि इधर से लास्ट है। उसमें है कि रेफरेंस टू फिगर 2.55, वो मैंने यहाँ पे डाल दी, and assume that there are 10 light bulbs that can be connected in parallel and 10 light bulbs that can be connected in series। मतलब कि n इज़ इक्वल टू 10 के साथ आपके पास जो है ना 10 लाइट बल्ब लगे हुए हैं पैरेलल में, और दूसरे केस में ना इसी तरह 10 लाइट बल्ब लगे हुए हैं। सीरीज़ का क्या मतलब हो गया कि जी एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, चौथा बल्ब है, इस तरह करते करते ना 10 लगे हुए हैं। जैसे ये सर्कुलर सी कॉन्फ़िगरेशन बना दी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। और उन्होंने कहा कि जी ईच बल्ब दैट कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज़, ठीक है, एंड ईच विद अ पावर रेटिंग ऑफ 40 वाट। हर जो बल्ब है ना वो आपके पास 40 वाट की पावर है। इफ़ द वोल्टेज एट द प्लग इज़ 110 वोल्ट। ये जो प्लग आपके पास है ना ये 110 वोल्ट का है। 110 वोल्ट का मतलब है यूएस वाला जो है ना ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे 110 वोल्ट होता है, यहाँ पे वरना 220 ही चलता है। तो उन्होंने कहा कि जी कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब फॉर बोथ केसेस। अगर तो सीरीज़ के अंदर हमारे पास 10 बल्ब लगे हैं, ठीक है, तो सीरीज़ के अंदर ना 10 बल्ब लगने का हमारे पास क्या मतलब। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी 40 वाट के हमारे पास अगर 10 एलिमेंट लगे होंगे तो टोटल पावर जो कि एब्जॉर्ब की गई है वो कितनी होगी। तो वो हमारे पास होगी पावर ये जो सप्लाइड पावर है, ठीक है, वो बराबर होगी जितनी एब्जॉर्ब पावर है, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा तकरीबन, बल्कि मैं ना प्रॉपर रिलेशन ही लिखता हूँ ताकि ना क्लैरिटी रहे। हमारे पास पावर का रिलेशन है कि जी पावर बैलेंस रिलेशन है डेल्टा पी इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब है पावर सप्लाइड प्लस ये सारी पावर 10 एलिमेंट हैं, तो 10 टाइम्स 40 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब है पावर सप्लाइड इज़ इक्वल टू -400 वाट। ठीक है, -400 वाट के बराबर हो गया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि जी करंट की इधर हम डायरेक्शन ये वाली लेट से ले रहे हैं, तो इसके अंदर क्या आता है कि जी ये हमारे पास है आई सप्लाइड, जो भी करंट कह लें। तो जब उसको हमने निकालना है तो आई सप्लाइड इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा जनाब, ये आएगा 400 -400, क्योंकि ओहम्स लॉ पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये अपोजिट पोलैरिटी का भी था, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा कितने वोल्ट हैं, 110 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 110। तो ये यहाँ पे इन्होंने एवेल्यूएट किया हुआ है, तो ये हमारे पास सीरीज़ के अंदर 3.64 एम्पेयर बनता है। जब पैरेलल में हम ये करेंगे, ठीक है, तो पैरेलल में भी हमारे पास ये इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो पैरेलल में हमारे पास इसको दोबारा से हम बना लेते हैं, यहाँ तक का तो केस सारा का सारा बराबर उसी तरह से है, ठीक है। टोटल पावर जो हमने यहाँ पर से सप्लाई करनी है वो हमारे पास अब भी 400 वाट ही होगी,
400 वाट माइनस के अंदर, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या है कि ये जो टोटल फिर सप्लाइड करंट आएगा हमारे पास, वो अब भी इसी तरीके से जो है 3.64 होगा, 3.64 एम्पेयर। और इधर भी जो सप्लाइड करंट था वो भी हमारे पास 3.64 एम्पेयर था। तो फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि सीरीज़ में होने की वजह से जो करंट इधर से सप्लाई किया जा रहा है वो सारे के सारे बल्बों में से इकट्ठे गुजरेगा, तो इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा पर करंट इधर ज़्यादा रहेगा। इस केस में क्या होगा कि ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम इस सारे की देखें तो वो हमारे पास बन जाएगी R1, R जो एक बल्ब है उसकी, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 400 वाट का लगा हुआ है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी अगर हम साइड के ऊपर दे रखें और हम ये देखें कि जी हमारे पास ये क्या आगे किस तरीके से जाएगा, तो ये हमारे पास करंट का एक हिस्सा इधर जाना है, एक हिस्सा इधर जाना है, एक हिस्सा इधर जाना है और सारे बराबर हैं, तो 10 हिस्से इस करंट के होने हैं और हर बल्ब ने अपना अपना हिस्सा लेना है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास पैरेलल के केस के अंदर जो किसी भी एक बल्ब में से जो करंट गुजरेगा वो आई सप्लाइड का डिवाइडेड बाय 10 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास आ जाता है तकरीबन, ये 3.64 था तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे 364 मिली एम्पेयर। ये पॉइंट इधर गलत ऐसे डल गया, ठीक है। 364 मिली एम्पेयर करंट जो है वो हमारे पास हर एक में से गुजरा है। अगेन ये सारा कुछ जो है ना थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव सा फील होता है कि जी करंट हमने पैरेलल में लगाने में तो ज़्यादा होना चाहिए था, आमतौर पे ज़्यादा होता है ना, लेकिन है कि ये क्या बात हुई कि जी इधर सीरीज़ में करंट हमारे पास जो है वो ज़्यादा है और पैरेलल में कम है। तो ये जब पावर की बेस के ऊपर डिवाइसेस हैं ना तो वो इसी तरीके से बिहेव करेंगी, क्योंकि पावर के केस में अगर आपके पास जो है तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अक्रॉस जो पावर है वो बराबर है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जी अगर यहाँ पर से 110 वोल्ट है और वो 110 वोल्ट हर एलिमेंट के क्रॉस आ रहे हैं, तो जो पहला एलिमेंट है उसके क्रॉस भी 110 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने उसके करंट निकालना है तो आप कह सकते हैं कि जी 110 वोल्ट है और पावर है आपके पास जनाब 40 वाट की, तो ये आपके पास करंट आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये ठीक है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम करंट, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना रिलेशन इधर से आ जाएगा। जबकि दूसरे केस में क्या आएगा कि आपको करंट निकालने के लिए टोटल ये सारी की सारी पावर का देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज़ में आ रहे हैं तो ये वोल्टेज इन सब के क्रॉस आ रही है, तो हर एक के क्रॉस जो है ना 40-40 वाट का आपके पास आ रहा होगा। तो टोटल पावर निकाल के यहाँ से हम निकाल रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना मतलब कि तवज्जो से ये चीज़ देखने वाली होती है, वरना आमतौर पे ना कन्फ्यूजन भी इन चीज़ों में हो सकती है। तो यहाँ पे जो है ये लेक्चर स्लाइड का ये वाला पोर्शन हो गया, अगले का थोड़ा सा इंट्रो करके ना तो हम उसकी प्रॉब्लम्स उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना देखेंगे। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 10 के अंदर जो है ना हम बेसिकली देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बेसिक लीनियर सर्किट लॉज एंड प्रॉब्लम्स। तो जैसे पिछले केस के अंदर हमने कुछ एप्लीकेशन देखी है लीनियर सर्किट के जो लॉज वगैरह हैं उनकी, हमने देखा था कि जी किस तरीके से बल्ब वगैरह के केस में जो है आप के पास ना प्रॉब्लम्स कैसे उसको ना सॉल्व किया जा सकता है प्रॉब्लम्स को, पावर के साथ कैसे आपने जो है प्रैक्टिकल केसेस को देखना है। तो उन सब के मुकाबले के अंदर जो है यहाँ पे अब आपके पास जो है ना और फर्दर हम कुछ ना एप्लीकेशंस वगैरह को देखेंगे। तो आगे इसके अंदर मूव करते हैं। तो बेसिक क्लास की तो हमारे पास एक जो चीज़ है पोटेंशियोमीटर, ये आपको ना थोड़ा पहले भी बताया था। तो ये मैं थोड़ा ना थ्योरी ज़्यादा इधर लिखी हुई है
आप लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन ना ये मैं थोड़ा क्विकली ही इन टॉपिक्स पे ना मूव करूँगा। तो जो पोटेंशियल मीटर है वो क्या करता है कि जी पोटेंशियल को का एक तरह का मीटर है कि मेजर उसको इस्तेमाल करके आप ना पोटेंशियल को कर सकते हैं। ठीक है, पॉट भी उसको खाली लिखा जाता है। और ये काफ़ी ना प्रैक्टिकल एक वोल्टेज डिवाइडर ना आपको 3 टर्मिनल एक मैकेनिज़्म देता है, और इसको वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। टीवी वगैरह के जो है, या रेडियो के कंट्रोल्स में जो पहले होता था, या टीवीज़ के अंदर जो है आपने जब वॉल्यूम अप डाउन करना हो तो उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जी अगर ए से सी के दरमियान में आपके पास रेजिस्टेंस है आर ए सी, तो अब आज अच्छा इसको बल्कि यूँ आप समझ लें कि जैसे जी इतना बड़ा कोई सिलेंडर एक था जिसकी रेजिस्टेंस आपके पास जो है ए सी है, ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, ये इसकी लेंथ है एल है, और एरिया आपके पास जो है वो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल है। तो अगर आप उसके साथ एक कोई डिवाइडर सा या ऐसी चीज़ लगा के यहाँ से ले लेते हैं, तो ये ऊपर वाले हिस्से की लेंथ जो है L1 हो गई, और नीचे वाले हिस्से की लेंथ जो है ये L2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि रो L ओवर A इज़ इक्वल टू रो L1 ओवर A प्लस रो L2 ओवर A। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जी जो टोटल रेजिस्टेंस है आर ए सी इज़ इक्वल टू आर ए बी प्लस आर बी सी। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस इसका ना मतलब इस तरीके से आपके पास चल रहा है। तो अब ये एक ना ऐसे है कि जैसे इसका मतलब हुआ कि सीरीज़ में जैसे आपके पास 2 रजिस्टर लगे हों, एक रजिस्टर है और एक दूसरा रजिस्टर है, तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर बनाएंगे सीरीज़ में लगे हुए रजिस्टर्स। तो आपने अगर जो है ये बी और सी टर्मिनल के दरम्यान में वोल्टेज मेजर करनी है, तो वो आपके पास जो है आर बी सी ओवर आर ए सी, मतलब टोटल रजिस्ट ये इतने रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रजिस्टर टाइम्स वी इनपुट आपके पास आ जाएगा। तो इससे मतलब कि आप जो है वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो अच्छा, इसकी एक जो है एप्लीकेशन है वो है दर्स इसको कहते होते हैं डासोन वाल मीटर। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक तो सारे फ्रेंच किस्म के लोग जो हैं इसमें करते रहे हुए हैं। दारसोन वाल जो है ना, ये मीटर आपके पास एक आ जाता है। अब ये मीटर मूवमेंट है, और ये क्या चीज़ है, इसमें क्या किया जाता है कि आपने एक मैग्नेट के बीच में जो है ना स्प्रिंग्स वगैरह लगा के, और एक आयरन कोर स्टेशनरी जो है आयरन कोर एक लगा देते हैं, और उसके साथ कुछ कोइल्स लगा देते हैं, जिसको दूसरे केस में यहाँ पे भी ना शो किया जा रहा है। तो बल्कि ये एनिमेशन थी, इसको चलना चाहिए, हाँ चल रही है। ठीक है, तो ये आपके पास ना इस तरीके से ये चलता रहता है काम। इसमें पॉइंटर है, बाकी सारी चीज़ें। होता क्या है कि जब इसमें से कोई करंट जो है मूव करता है, ठीक है, तो करंट के मूव करने से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें आती है, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पूरा एक आपके पास जो है मीटर सा जो एक बना है, इसको टॉर्क इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना टॉर्क इसको महसूस होती है। तो अगर कोई करंट नहीं है तो वो यहाँ पे आ रहा होगा, और अगर मैक्सिमम एक कोई करंट आ रहा है तो यहाँ पे जो है फुल स्केल के ऊपर वो चला जाएगा। ठीक है, ये स्केल बना हुआ है फुल स्केल। और इधर क्या होता है कि ये एक तरीके से ना लीनियरली बिहेव करता है कि करंट अगर बिल्कुल नहीं है तो इधर है, और फुल स्केल करंट है, और बीच में लीनियरली हर पॉइंट के ऊपर। तो लेट्स से कि जितना आपके पास जो है ये इसकी मूवमेंट हो, उतना एक तरह से करंट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बहुत ही माइन्यूट किस्म के करंट को चेक कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा रोटेशन के बाद ये फुल स्केल तक पहुंच सकता है। तो इसके साथ जो है हम फिर करते क्या हैं, ठीक है, ये वही सारे इसकी कंस्ट्रक्शन, इसको इस्तेमाल करके हम आम जो ये इस तरह का मूवमेंट है वो 1 मिली एम्पेयर और 50 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस या उस केस में ना थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है। तो हम इसको इस्तेमाल करके जो है एम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर बना सकते हैं।
ये क्या चीज़ें होती है, एम मीटर ने एम्पेयर्स को मेजर करना है, वोल्ट मीटर ने वोल्टेज को मेजर करना है, ओम मीटर ने रेजिस्टेंस को मेजर करना है। तो इन चीज़ों को ना हम क्विकली यहाँ पे देखेंगे। बल्कि ये मैं खाली थोड़ा सा वोल्ट मीटर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो वोल्ट मीटर के केस में हम क्या करते होते हैं कि कोई भी अगर एलिमेंट है जिसके क्रॉस हमने जो है वोल्टेज मेजर करनी है, तो वोल्ट मीटर को उसके क्रॉस पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि एक जैसे नोड अगर शेयर करेंगे आप तो ही वोल्टेज जो मेजर हो सकती है। और अगर करंट का केस है तो आप जो है एम मीटर लगाएंगे सीरीज़ के अंदर, क्योंकि करंट सीरीज़ के अंदर एलिमेंट्स में से जो है वो आपके पास सेम रहता होता है। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करके कैसे ये सारी चीज़ें बन सकती हैं, ये मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही देख लेंगे, क्योंकि टाइम तकरीबन हो गया हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपके हैं यहाँ तक के, ये वोल्ट मीटर हमने बेसिकली एक तरह का स्टार्ट नहीं किया, यहाँ तक के, तो वो आप लोग जो है पूछ सकते हैं।